स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा अध्याय नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि, इसमें मुख्यतः हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं भू उपयोग वर्गीकरण और उसके साथ साथ साझा संपत्ति संसाधन, भारत में भू उपयोग का क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा अध्याय नंबर 5 है, इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। भारत में कृषि के प्रकार, यानी भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है या कितने प्रकार की फसल ऋतु होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत में फसल ऋतुएँ। जैसा आपको दिख रहा है, जो मैंने हेडलाइट कर रखा है, भारत में फसल ऋतु है। मुख्यतः जो भारत में फसल ऋतु होते हैं बच्चों, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जैसा कि आपको इस टेबल में दिख भी रहा होगा 5.2 में, आप इस टेबल को बना लीजिएगा। और इसमें उत्तर भारत में रबी की फसल में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, दक्षिण भारत में कौन सी, ऐसी खरीफ और ऐसे जायद, इस टेबल को बना लीजिए। तो हम सीधे पढ़ते हैं भारत में फसल ऋतु में। हमारे देश के उत्तर व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतु हैं, जिसमें हो गया पहला खरीफ, रबी और जायद के नाम से जाना जाता है। और हम देखें इसमें खरीफ की फसल पहला। बच्चों जो खरीफ की फसल है ये अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बोई जाती है, यानी यह फसल जून जुलाई के समय बोई जाती है और मुख्यतः अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय उगाई जाती है, यानी जो खरीफ की फसल है देश के जो विभिन्न क्षेत्र हमारे, जब मानसून का आगमन होता है भारत में, उस समय खरीफ की फसल उगाई जाती है। और यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसमें मुख्यतः जो हमारी फसल है वह है चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। और इसमें आपको 2-4 चीज़ें और बता दूं जो अन्य फसलें हैं, जैसे कपास, ठीक है, इस कपास इसमें, और सोयाबीन भी है और मक्का। ये भी बच्चों खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, गन्ना भी हो गया, मुख्यतः चावल, कपास, जूट, ज्वार और बाजरा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है बच्चों रबी की फसल। जो रबी की फसल है, मुख्यतः रबी की जो ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु के समय प्रारंभ और मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। यानी जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या हमेशा शीतकाल में ही बोई जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं इसमें लिख भी रखा शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसल, यानी शीतकालीन फसल है। इसकी जो प्रमुख फसलें बच्चों जैसे गेहूँ, चना, सरसों, और इसके साथ साथ मटर भी है, हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया, अलसी हो गया। ये मुख्यतः रबी की फसल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली फसल, इन फसलों के उत्पादन जो वर्षा है, जो शीत ऋतु में शीतोष्ण जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उसमें क्या होता है, उसमें होने वाली जो वर्षा है इन फसलों के लिए काफ़ी सहायक होती है, काफ़ी इन फसलों के लिए वरदान माना जाता है। इसलिए जो रबी की फसल का जो बोया जाता है, रबी की फसल जो बोई जाती है मुख्यतः शीतकालीन समय में बोई जाती है। और उस समय जो वर्षा होती है मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून आता है, उसी के समय जो वर्षा होती है रबी की फसल के लिए वर्षा काफ़ी वरदान मानी जाती है। मानसून बारा जो टॉपिक हम कक्षा 11th में चर्चा कर चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी अध्ययन भी किया था। आई होप आपको यहाँ पर वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर तीसरी फसल है बच्चों, इसमें है जायद की फसल। जो जायद की फसल ये अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी की कटाई के प्रारंभ में होती है। और इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि संचित भूमि में की जाती है। यानी मुख्यतः हम कह सकते हैं जो जायद की फसल है मुख्यतः ये फसल रबी और खरीफ की जो ऋतु होती है उसके बीच में जो फसलें उगाई जाती है मार्च अप्रैल के समय में, उससे कहते हैं जायद की फसल। मुख्यतः जो मार्च अप्रैल में इस फसल को उगाया जाता है और जून जुलाई में इसको काटा जाता है। इसमें जो मुख्यतः फसलें उगाई जाती है जैसे सब्जियां हो गया, तो
चारे की फसलें वगैरह ये अधिकतर उगाई जाती है और अधिकतर बेलदार फसलें या बेलदार सब्जियां उगाई जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे तरबूज, खरबूज, पपीता, खीरा, ककड़ी, भिंडी आदि ये इस जायद की फसल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। और मुख्यतः इसमें जैसे गन्ना, चाय इसका भी इस ऋतु में इन दो फसलों को भी उगाया जाता है, जो कि हमारी नकदी फसल का मतलब है बच्चों हमने जो खेत में फसल उगा रखी उस फसल को तुरंत मार्केट में बेचना और तुरंत उसके द्वारा हमें जो आमदनी प्राप्त होती है उससे कहते हैं नकदी फसल। यह नकदी फसल अधिकांश उगाई जाती है खरीफ ऋतुओं में। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नीचे पढ़ लेते हैं और थोड़ा। यद्यपि इस प्रकार की बस हो गया बच्चों, ये तो इसमें यही था। मुख्यतः आप ये ध्यान रखिएगा जो भारत की फसलें 3 प्रकार की है, रबी, खरीफ और जायद। आपको पता होना चाहिए रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जो रबी की फसल है उसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, लाई, मसूर, अलसी ये सब जितनी भी फसलें हैं सब आती है रबी की फसल में, क्योंकि ये शीतकालीन फसलें हैं। और जो जायद की जो खरीफ की फसल है उसमें मुख्यतः आपका धान, गन्ना, मक्का, मूंगफली, तिल, उड़द, कपास और सोयाबीन, ज्वार, जूट, कपास ये सब आती है आपकी खरीफ की फसल में, जो कि मानसून के आगमन के समय इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जो जायद की फसल है मुख्यतः इसमें जो बेलदार फसलें होती है, जो बेलदार सब्जियां होती हैं उनको उगाया जाता है। जैसे हो गया आपका तरबूज, खरबूज, पपीता, खीरा, ककड़ी, भिंडी ये मुख्य जो फसल है ये जायद की फसल है। अब आप यहाँ से इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा और आपको हमेशा ये चीज़ें काम आएंगी और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कृषि के प्रकार। कृषि के कितने प्रकार है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर यानी बरानी कृषि में वर्गीकृत किया गया है। पहली सिंचित कृषि हो गया और फिर हो गया दूसरा वर्षा निर्भर। इसमें क्या क्या थोड़ा इसको देख लेते हैं। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। इसमें दो हैं, पहला हो गया आपका रक्षित सिंचाई कृषि तथा दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि। और इसमें क्या है, रक्षित में क्या है थोड़ा इसको देखते हैं। पहला जो रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, यानी आर्द्रता यानी जो नमी है उसकी कमी को दूर करना और उसके साथ साथ जो हमारी फसलें हैं उसको नष्ट होने से बचाना है इसका पहला कार्य। जिसका अभिप्राय ये है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे जो हमारा मुख्य जो हमारी फसलें मानसून पर आधारित फसलें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। यानी अगर वर्षा नहीं हो रही तो उसके बाद हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सिंचाई का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी फसलों को उगा सकते हैं। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है, यानी जो अधिकतम हमारा क्षेत्र है उसमें क्या नमी उत्पादन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। फिर है इसमें उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। जो उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा यानी जल को जो खर्च करने की मात्रा है रक्षित सिंचाई की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। इसमें जो मुख्यतः हमारा जो कहने का जो हमारी उत्पादक में सिंचाई में जो निवेश की मात्रा है, जो पानी का जो हमारा निवेश होता है, खर्च होता है, उसमें क्या होता है जो रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्ग, पहला हो गया शुष्क भूमि कृषि तथा दूसरा हो गया आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क का मतलब हो गया जहाँ पर क्या वर्षा बहुत कम हो रही है, और आर्द्र का मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, एक नमी वाला क्षेत्र। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों पर सीमित होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 यानी थोड़ा इसको देखिए नीचे ये वाला था जो शुष्क भूमि कृषि और हो गया आर्द्र भूमि कृषि। इसमें जो शुष्क भूमि क्षेत्र हम उसे कहते हैं जहाँ पर वर्षा 75% से कम होती है, यानी 75% से जहाँ वर्षा कम होती है उसको कहते हैं शुष्क क्षेत्र।
इन क्षेत्र में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे जो शुष्क वाले क्षेत्र होते हैं इनमें जो प्रमुख फसलें उगाई जाती है रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, ये 4 फसलें मुख्यतः उगाई जाती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शुष्क भूमि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो आप लिखोगे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ज्वार। इन क्षेत्र में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग में अनेक विधियाँ अपनाई हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की ज़रूरत से अधिक होता है। फिर नीचे है, ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब है यहाँ पर आर्द्र भूमि की बात चलती है। तो आर्द्र भूमि में जिन हम पौधों को अधिकांश जो पौधे हैं जिनके लिए जो बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, वह मुख्यतः है चावल, जूट, गन्ना आदि। ये ताज़े पानी की जल कृषि भी की जाती है, यानी जो ताज़ा पानी है उसके माध्यम से जल कृषि की जाती है। यानी आप यहाँ से मुख्यतः 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, शुष्क भूमि किसे कहते हैं, आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। शुष्क भूमि वो भूमि होती है जहाँ 75% से कम वर्षा होती है, और आर्द्र भूमि वो होती है जो हमेशा नम होती है। शुष्क भूमि में जो मुख्यतः फसलें उगाई जाती है राग, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, और जो आर्द्र भूमि का मुख्य फसलें उगाई जाती है चावल, जूट, गन्ना आदि। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम पढ़ते हैं अपना मुख्य टॉपिक खाद्यान्न फसल। अब खाद्यान्न फसल में हो गया पहला हम अनाज में देख लेते हैं किस किस को हमने पढ़ना है। पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% पर अनाज बोई जाता है, यानी जो हमारे भारत की कुल भूमि है उसमें लगभग 54% पर इसमें अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी जो हमारा भारत है पूरे विश्व में लगभग 11% अनाज उत्पादन करता है और अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाज, चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है। पहले हम पढ़ते हैं इसमें चावल। यहाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है और विश्व में तीसरे स्थान पर है अनाज उत्पन्न करने में। अमेरिका हो गया, दूसरा चीन, तीसरा भारत। तो हम शुरू करते हैं। आप पहला जो हमारा जो खाद्यान्न फसल है वो चावल। जो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। इसमें मुख्यतः हम मुख्य चीज़ें पढ़ते हैं। चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। आप जो पहला पॉइंट है ये नोट डाउन कीजिएगा। चावल कैसा कुल का पौधा है, एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। इसमें हमको मुख्य चीज़ें देखनी बस हो गया। जैसे इसमें हो गया, मैं इसमें हेडलाइट कर देता हूँ। इसमें सीधे पढ़ते हैं हम। पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है, यानी अधिकांश कृषि यहाँ की जाती है। और चावल आपको ध्यान होना चाहिए कौन से ऋतु का फसल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी 3 ऋतुएं पढ़ी, इसमें से जो चावल है जो खरीफ ऋतु है उसका फसल है, उस ऋतु का ये एक फसल है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो चावल के लिए आवश्यकता की जल की होती है और जल अधिकांश खरीफ ऋतु में ही हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारे मानसून के आगमन के समय ये वाली फसलें उगाई जाती है। फिर इसमें पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं। कौन कौन सी फसलें? पहला हो गया ओस, अमन और बोरो। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 किस्में उगाते हैं। पहला हो गया ओस, अमन और बोरो। फिर नीचे हैं, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून में खरीफ फसल में उगाई जाती है, ये तो आपको पता है। फिर नेक्स्ट है नीचे, भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पादन करता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जो भारत विश्व का कुल कितने % चावल उत्पादन करता है? 21.2% है। चीन का भारत विश्व का दूसरा स्थान चावल उत्पादन में है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में जो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। फिर नीचे हैं, देश के कुल बोए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, यानी जो हमारा कुल भूमि क्षेत्र है उसमें
1/4 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। इसमें बच्चों मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा करंट के परिप्रेक्ष्य में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है और कौन सा द्वितीय स्थान पर, उसको मैं एक आपको उसके सीरीज ही बताऊंगा अच्छी तरह। फिर इसमें 2000 नीचे देखिए थोड़ा, इसमें है मुख्य चीज़ें। इसमें मुख्यतः चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल इन राज्यों में की जाती है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें और मुख्य चीज़ें हैं, जैसे बस चावल में ये मुख्य चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। चावल पहला तो ये ध्यान रखना है ये कौन सा पौधा है, उष्णकटिबंधीय कुल का पौधा है और खरीफ की फसल में उगाया जाता है। और मुख्यतः इसमें 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। जो चावल के लिए जो कुल तापमान की आवश्यकता होती है वह है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य, और इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है लगभग 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है वर्षा की। तो इसलिए ये बहुत ही मुख्य चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इसमें आपको चित्र भी दिख रहा होगा, ये देखिएगा। इसमें प्रमुख क्षेत्र हो गया, गौण क्षेत्र हो गया। आप ऐसे चित्र भी बनाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक कर रखा है, डार्क कर रखा है, यानी ये प्रमुख क्षेत्र है चावल के, और जहाँ पर कम डार्क है चावल के निम्न वाले क्षेत्र है। आप चित्र को ऐसे ही बनाएगा और ऐसे ही आपको दर्शाना भी होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो अगली जो फसल है वो है गेहूँ। अब नेक्स्ट फसल है गेहूँ। भारत में चावल के पश्चात गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। ठीक हो गया बच्चों। पहला क्या था, चावल। भारत विश्व का 12.3% गेहूँ उत्पादन करता है, यानी कुल विश्व का कितना परसेंट गेहूँ उत्पादन करता है, 12.3% वर्ष 2000 के आंकड़े के अनुसार। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यह प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, जैसे कि आपको अभी मैं बता भी चुका हूँ, हमने पढ़ा था रबी की फसल में चावल उगाया जाता है, और ये कौन सी फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये रबी की फसल में उगाया जाता है यानी बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तर मध्य भाग पर जो 85% क्षेत्र है, लगभग भारत का जो उत्तर का भाग है वहीं पर केंद्रित है। जैसे हो गया उत्तर का जो विशाल मैदान है, हमारा यूपी वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, अधिकांश चावल की खेती यहीं की जाती है। फिर नीचे है जैसे इसमें हो गया उत्तर गंगा का मैदान, मालवा का पठार, हिमालय पर्वतीय श्रेणी 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण ये सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, क्योंकि चावल के लिए जो मैंने आपको इससे पूर्व बताया था, जो रबी की फसल के लिए जो मुख्यतः वर्षा का जो हम अध्ययन करते हैं, यानी जो वर्षा का जो यहाँ पर मुख्य केंद्र है वो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से जो वर्षा होती है वही वर्षा गेहूं की खेती के लिए वरदान के रूप में मानी जाती है। इस वजह से अधिकांश क्या यहाँ वर्षा पर निर्भर ना होकर यहाँ सिंचाई के माध्यम से गेहूं की खेती की जाती है। फिर नीचे डायरेक्ट पढ़ते हम, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, यानी जो हमारा कुल क्षेत्र है, जो हमारे पास कुल भूमि है, उसमें 14% भाग पर क्या गेहूं बोया जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा इसको भी हेडलाइट कर दूँ मैं, यहाँ से लिख भी लीजिएगा। 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। बच्चों आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अभी मैं आपको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा कौन कौन से स्थान पर है, बट यहाँ से भी आप नोट डाउन करते रहेगा। फिर है पंजाब तथा हरियाणा में गेहूँ का उत्पादन 4000 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य स्तर पर है, यानी जो प्रति हेक्टेयर गेहूं का जो बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो पंजाब हरियाणा में ही किया जाता है। और फिर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा उत्पादकता कम है। यहाँ पर जो मुख्यतः गेहूँ की कृषि की जाती है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्षा पर ही आधारित है। अब मुख्य इसमें चीज़ें और क्या क्या हैं, जैसा अब इसके लिए जो तापमान चाहिए गेहूँ के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और वर्षा 150 से 2 नहीं गेहूं के लिए जो मुख्य है बच्चों, 1 मिनट, गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो गेहूं के लिए तापमान चाहिए लगभग पकने के लिए जो तापमान चाहिए बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और काटते समय जो इसके लिए तापमान चाहिए 20 से
25 डिग्री सेल्सियस की इसमें आवश्यकता होती है। और इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर, यानी वार्षिक औसत वर्षा होनी चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो मिट्टी प्रमुख है वह दोमट या बलुई मिट्टी। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, 2-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको बता चुका हूँ। इसको बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, काटते समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 50 से 80 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो मिट्टी की प्रमुख मिट्टी है दोमट और बलुई मिट्टी। ठीक हो गया बच्चों, ये मुख्य मोती गेहूँ की विशेषता है। अब है नेक्स्ट ज्वार। ज्वार देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% पर भाग पर मोटे अनाज के रूप में बोया जाता है, यानी ये मोटा अनाज है ज्वार। और यह हमारे कुल देश का जो हमारा कुल कृषि योग्य भूमि उसमें 16.5% भाग पर मोटे अनाज के रूप में बोया जाता है। इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर, यानी जो हमारे मोटे अनाज हैं जिसमें से एक ज्वार है, जो मोटा अनाज है कुल देश के 16.5% भाग पर बोया जाता है। मोटा अनाज यानी जितने भी हमारे मोटे अनाज है, चाहे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब हमारे देश की कुल जितनी भूमि है उसका 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। ये कहने का आशय है। आप यहाँ से इसको ये इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे देखते हैं, जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है, यानी कुल 16.5% हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं उसका उत्पादन किया जाता है। इसमें से जो ज्वार का उत्पादन किया जाता है, जो ज्वार बोया जाता है वो 5.3% भाग पर ही बोया जाता है। ये कहने का मतलब है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है, यानी भारत में सबसे अधिक जो ज्वार का उत्पादन किया जाता है वो महाराष्ट्र में ही किया जाता है। यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादन राज्यों में जैसे कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना ये है। लेकिन सबसे अधिकांश जो ज्वार का उत्पादन किया जाता है वो महाराष्ट्र में ही किया जाता है। उसके बाद क्रमबद्ध रूप से ये वाले स्टेट है। दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, यानी जो ज्वार की फसल है मुख्यतः जो हमारे दक्षिण भारत है उसमें क्या होता है, खरीफ और रबी की दोनों की फसलों में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? ज्वार का। मुख्यतः जो ज्वार हमारी जो फसल है मुख्यतः खरीफ की फसल में उगाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी की फसल में भी उत्पादन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसको मैं हेडलाइट कर देता हूँ। ये है दक्षिण राज्यों में ये खरीफ तथा रबी दोनों की फसलों में उगाया जाता है। कौन सी फसल है? ज्वार फसल। फिर नीचे है, मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में वर्षा आधारित फसल है तथा यह इसकी उत्पादकता कम है। बस इसमें आपको मुख्य चीज़ें क्या ध्यान रखना है, जो ज्वार फसल है सबसे अधिकांश महाराष्ट्र में उगाई जाती है और कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% पर इसका उत्पादन होता है। उसके साथ साथ ये खरीफ की फसल तो है ही, लेकिन दक्षिण में खरीफ और रबी की दोनों फसल है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है, अब है बाजरा। इसमें देखते हैं क्या है। बाजरा पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। जो बाजरा का उत्पादन किया जाता है मुख्यतः जो इसके लिए जलवायु उपयुक्त है वह गर्म और शुष्क है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थक है। जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा था बाजरा के बारे में, ना शुष्क और आर्द्र जलवायु के बारे में। उसमें मैंने आपको शुष्क जो भूमि की जो कृषि है उसमें से मुख्यतः जो 4 फसलें हैं उसका अध्ययन करवाया था। उसके बारे में बताया था कि जो हमारी शुष्क भूमि है मुख्यतः उसमें 4 फसलें बोई जाती है। इसमें था रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार। ये 4-5 फसलें क्या है शुष्क ऋतु में शुष्क वाले क्षेत्र में बोई जाती है। अभी इसलिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा बाजरा, इसमें लिख भी रखा है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थक है। यानी जो बाजरा बोया जाता है मुख्यतः शुष्क वाले क्षेत्र में बोया जाता है। यह कहने का मतलब है, इससे पहले आपने ये चीज़ें पढ़ चुके हो। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोया जाता है। यानी जो बाजरा ये भी मोटा अनाज है, हमारे कुल जो हमारे पास भूमि है उसके 5.2% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। बाजरा उत्पादन के प्रमुख राज्य वो है, पहला महाराष्ट्र हो गया,
और ज्वार में भी महाराष्ट्र था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाजरा में भी महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वो हरियाणा है। ये प्रमुख क्रमबद्ध रूप से बाजरा उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, क्योंकि इसकी राजस्थान तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। इस वजह से वहाँ पर जो हमारा अधिकांश मरुस्थल का उत्पादन होता है, यानी मरुस्थल की स्थिति इसीलिए बन रखी है क्योंकि मरुस्थल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कम वर्षा होना, और उसके साथ साथ इसकी अन्य और भी विशेष, लेकिन जो मुख्य विशेषता मरुस्थल की होती है वहाँ पर अल्प वर्षा होना, बहुत कम वर्षा होना। बस बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है ज्वार में जो बाजरा किस कुल का पौधा है, शुष्क जलवायु का पौधा है। ये सूखे में भी सूखा सहन करने में इसमें काफ़ी क्षमता होती है। उसके साथ साथ कुल जो बोया गया कुल क्षेत्र 5.2% भाग पर उगाया जाता है। उसके साथ इसमें जो प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, इसमें अब है मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। जैसा कि आपको पता है मक्का का जो उत्पादन होता है मुख्यतः किसमें, अर्ध शुष्क जलवायु में होता है। जो इसके लिए जलवायु चाहिए, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु चाहिए। ये फसल कुल बोए गए क्षेत्र का 3.6% भाग पर उगाया जाता है, यानी जो हमारी कुल भूमि है उसका 3.6% भाग पर मक्के का उत्पादन किया जाता है। मक्के की कृषि किसी विशेष रूप से केंद्रित नहीं है, यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है, यानी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर लगभग भारत के सभी हिस्सों में मक्के का उत्पादन किया जाता है। मक्के के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे हो गया कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। यानी ये क्रमबद्ध रूप से मक्के के उत्पादन वाले राज्य है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। यानी जो मक्के की सबसे अधिकांश जो पैदावार होती है वह दक्षिण के राज्यों में ही होती है। फिर है दालें। बच्चों मैं आपको इसको अभी और इसकी पूरी डिटेल आपको जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग भी दूंगा कि अभी कौन कौन से राज्य कौन से हमारे मक्के जो बाजरे के उत्पादन में है। लेकिन जो NCERT के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं फिलहाल आप इसको ही देखिएगा। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं आई थिंक मुझे लगता है यही होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो पढ़ा था उसमें भी लगभग यही स्टेट थे हर खाद्यान्न उत्पादन के श्रेणी में। अब है दालें। इसमें दाल हैं प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के लिए प्रमुख संगठन है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार हो गया, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दाल का उत्पादन किया जाता है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। इसमें वार्षिक जो उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं और दाल में जो प्रथम स्थान पर है वो मध्य प्रदेश है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और दाल क्या एक फलीदार फसलें हैं जिसमें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता से इसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें बस आपको ये रखना है दाल में प्रथम स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। और हम देखते हैं कौन कौन सी दालें हैं जो प्रमुख उत्पादक हैं। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही इसमें, तो अब मैं जो दाल हैं इसको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ साथ हम इसमें अन्य चीज़ें भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें ये भी पढ़ेंगे जो हमारी तिलहनी फसलें हैं और उसके साथ रेशेदार फसलें हैं, उनका भी हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो चीज़ें आपको मैंने बताई वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और यही आशा करता हूँ कि आप ऐसे मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दालें।